हेलो दोस्तों, वेलकम टू यस फॉर स्टडी। आप सभी को पता ही है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी पर एनसीईआरटी की सीरीज चलाई गई है, जिसके अंतर्गत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 5 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो आइए 2 मिनट हम देख लेते हैं आज के इस अध्याय में हम किन किन टॉपिक पर अपनी चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें अध्याय 5 की, तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि कुछ लोग शासक कैसे बने। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, वह समाज में कैसे थी। फिर उसके बाद हम जनपद और कुछ महाजनपद के बारे में देखेंगे। साथ ही हम टैक्स के बारे में जानेंगे कि जो कर व्यवस्था थी वह कैसी थी। और फिर सबसे लास्ट में हम 2 इम्पॉर्टेंट महाजनपद मगध और वज्जी का सूक्ष्म निरीक्षण करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आई होप ये क्लास आपको बहुत ही फैक्टफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले यहाँ पर एक कहानी बताई गई है। यानी कि चित्र में ये जो लड़का दिख रहा है शंकरन, ये क्लास 6 का स्टूडेंट है, जो कि मॉर्निंग में सो के उठता है, देखता है कि नाना नानी बहुत ही उत्सुकतावश तेज़ी से तैयार हो रहे थे। तो उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो नाना जी ने जवाब दिया कि हाँ, हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो शंकरन के माध्यम से हमको और आपको यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वर्तमान में वोटिंग पद्धति के द्वारा हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं। तो प्राचीन काल में चुनाव कैसे होता था, राजा कैसे बनते थे, इन सब के बारे में हम अपनी इस हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट हेडिंग की रीडिंग करते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। यानी कि हम लोग अपने शासकों का चुनाव लगभग 50 वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले शासक कैसे बनते थे। तो अभी हमने अध्याय 4 में पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे। तो आपको याद होगा कि हमने पिछले अध्याय में बताया था कि कबीलाई शासक होते थे। जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, वो बड़े महलों में ना होकर राजधानी ना होती थी। वो किसी कबीले के एक गुट के, एक समूह के वो शासक होते थे, बड़े राजा नहीं होते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। इसमें हुआ क्या कि कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो समझिए आज के टाइम पे क्या है, यानी कि आज के जो शासक बन रहे हैं वह वोटिंग के थ्रू बन रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें 3000 साल पहले की, तो हमें यह जानकारी मिलती है कि बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके कुछ शक्तिशाली वर्ग स्वयं को वहाँ का शासक घोषित कर देते थे। यानी कि स्वयं ही वहाँ के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी अश्वमेध यज्ञ जो होता था, इसका प्रोसेस ये होता था कि आपने अगर देखा होगा रामायण और महाभारत में, तो आपको उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती होगी कि हाँ, एक राजा होते थे, वो यज्ञ करते थे। यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ा जाता था, उसके मस्तक पर एक वार्निंग टाइप की लेटर लिखी होती थी और राजा का परिचय भी होता था कि हाँ, फला फला राजा का है, ये यज्ञ है, अगर आप इसको करते हैं तो आपको मेरी चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो वही सब चीज़ें हैं। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी।
अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो राजा जो घोड़ा छोड़ते थे उसके ऊपर वार्निंग टाइप लिखा ही होता था, बट अश्वमेध अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब भाई स्वाभाविक सी बात है, वो राजा बहुत ही शक्तिशाली है। और अगर इतना शक्तिशाली है तो उसकी यश और कीर्ति आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के राजा के पास तो मतलब उन्होंने तो सुनी ही होगी। जब उनके क्षेत्र में घोड़ा जाता था तो वो जब उसके मस्तक पे वो लेटर जो होता था, मतलब जो लिखा होता था, उसको जब पढ़ते थे तो वो समझ जाते थे कि हाँ ये इनका है। तो अगर वो जानते थे कि हाँ हम इनसे नहीं जीत पाएंगे तो वो घोड़े को जाने देते थे, यानी कि स्वीकार कर लेते थे उनकी गुलामी। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था जो एक्सेप्ट कर लेते थे, जो उनके अधीन हो जाते थे, मतलब अपने क्षेत्र में उनका घोड़ा जाने देते थे, उनको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। और जो युद्ध करते थे भाई उनका तो समझ ही लो, युद्ध करने का मतलब बचेंगे तो आएंगे, नहीं बचेंगे तो कहाँ जाएंगे। यहाँ यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। यह जो यज्ञ था यह विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, और यह यज्ञ संपन्न कराने के लिए पुरोहितों को उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो अभी क्या होता है कि आज के टाइम पे जैसे हम लोग करते हैं ना, कि जैसे नवरात्रि में या फिर गणपति में जब भी हम लोग यज्ञ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके टाइम पे घर से कुछ लोग होते हैं जो आटा पिसान, मतलब जैसे जो भी होता है, कुछ ना कुछ अपने स्वेच्छा से उपहार लाते हैं। तो वैसे राजा जो होते थे, जो राजा आमंत्रित होते थे, वो मतलब आमंत्रित राजा उनके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उन्हें राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष स्थान पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उनका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राजा जब युद्ध करने जाते थे तो युद्ध के टाइम पे वहाँ पर उनका मित्र, उनका भाई, उनका जो भी होता था, उनका सारथी होता था। तो सारथी हमेशा उनके साथ है, युद्ध के दौरान भी, वैसे भी। तो राजा के वीरता, राजा के पराक्रम को वह मतलब गान करता है, वह बताता है लोगों को, क्योंकि उसी ने लाइव देखा है ना कि हाँ राजा कितने वीर हैं, कितने मतलब पराक्रमी हैं। तो वही करता है सारथी जो है, यज्ञ के दौरान राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता है। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। ऐसा नहीं है कि अश्वमेध यज्ञ राजा कर रहे हैं तो सिर्फ राजा ही अनुष्ठान करेंगे। इनमें उनकी वाइफ और उनके मतलब पुत्रों को भी मतलब कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, तथा अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। तो यह यज्ञ कोई पर्सनली नहीं था। यह यज्ञ जो था सार्वजनिक तरीके से सभी को इनवाइट किया जाता था। इसमें वैसे भी कुछ ना कुछ उपहार लेके आते थे, और जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। यानी कि जो शूद्र होते थे उनको कई अनुष्ठानों में नहीं इनवाइट किया जाता था, नहीं शामिल किया जाता था। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं, वर्ड। यहाँ पर वर्ड को डिटेल में बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड है, वर्ण और जाति में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जन्म से किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानता, लेकिन जाति व्यवस्था जो है वह जन्म के आधार पर निर्धारित है, तो इसलिए उसमें भेदभाव अंतर्निहित है। अभी हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा कि पूर्व वैदिक काल
ऋग्वेद में वर्ण का उदय होता है, लेकिन आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में यही वर्ण व्यवस्था कास्ट सिस्टम यानी जाति सिस्टम में मतलब बदल जाती है। तो वही सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं उत्तर वैदिक काल की, मतलब यहाँ चर्चा है। तो चलिए वर्ण को देखते हैं। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, यानी कि उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है। इस समय का मतलब उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। आपको पता ही है कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। तो आपको इतना ये भी बताएं कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वैदिक काल का, मतलब वो जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है। तो ऋग्वेद जो है वह पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत आता है, बट उसके बाद जो ग्रंथ लिखे गए वो उत्तर वैदिक काल में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं, यानी उत्तर वैदिक ग्रंथ जो हैं उनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद अन्य कई ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों तथा उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। साथ ही इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। तो ये जो ग्रंथ हैं, इन्हीं सब ग्रंथों में वो सब अनुष्ठान बताए गए हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ और भी जो भी यज्ञ होते थे, राजाओं के लिए जो भी अनुष्ठान होते थे, उन सब की संपादन की विधियां बताई गई हैं। साथ में सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, यानी उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले शामिल थे। जहाँ पर पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो कहने का मतलब ये हुआ, उस टाइम पर भी कई समूह थे। कई समूह मतलब योद्धा, कृषक, व्यापारी, पशुपालक, श्रमिक, कई समूह थे, बट सभी समूह अलग अलग काम करते थे। सभी मतलब अलग अलग उनकी एक व्यवसाय थी, सबको अलग अलग डिवाइड किया गया था। और आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पर धनवान और निर्धन का भी जिक्र किया गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो अमीरी और गरीबी की अवधारणा है वह आज से नहीं है हमारे समाज में, वो बहुत पहले से ही है। वो हमें वैदिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है कि कृषक और व्यापारी धनवान थे, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, ये सभी जो थे ये निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण किन्हें कहते हैं? मतलब पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। इनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन तथा यज्ञ करना था, जिसके लिए इन्हें उपहार मिलता था। तथा दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। तो आप जानते ही हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके मतलब 4 वर्गों में डिवाइड किया गया इनके कार्य के आधार पर, और इसी प्रक्रिया को वर्ण व्यवस्था कही गई। तो यहाँ पर डिटेल में बताया गया कि हाँ, पहला वर्ग ब्राह्मण का था, इनका काम क्या था, अध्ययन अध्यापन करना था, यज्ञ करना था। दूसरा स्थान क्षत्रिय का था, इनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। तो ये जो लाइन है ये आप डिटेल में पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मतलब बहुत ही बेसिक से बताया गया है। यहाँ पर क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था।
इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। तो मतलब इनके साथ इतना वो होता था कि इनको किसी भी यज्ञ में या फिर किसी भी अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। अभी जैसे हमने अभी पहले पढ़ा ना कि हाँ, राजा जो अश्वमेध यज्ञ करते थे उनके दौरान विष या वैश्य लोग भी कुछ न कुछ उपहार लेके आते थे। बट जो पुरोहित जिन्हें शूद्र मानते थे उनको इस कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। तो वही है, प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। यानी कि ये यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है कि वो औरत वैश्य मतलब वैश्य कास्ट की है, क्षत्रिय है या फिर मतलब शूद्र है। मतलब औरत, कोई भी औरत, यानी कि महिलाओं की वहाँ पे जो वरीयता थी वो बहुत कम रखी गई। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत पहले से है। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। यानी कि महिलाओं को भी और जो शूद्र होते थे उनको भी वेदों के अध्ययन के अधिकार नहीं प्राप्त थे। मतलब यार चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पुरोहितों का यह मानना है, मतलब पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। यानी जैसे होता है ना कि हाँ, आज के टाइम पे क्या है कि यादव कुल का लड़का यादव ही है, मतलब पटेल कुल का लड़का पटेल ही, मतलब जो भी है जैसे हैं वो वही चीज़ें यहाँ पर, मतलब ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होता है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। पहले तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, मतलब 4 भागों में डिवाइड किए गए। बट बाद में क्या हुआ, इन चारों के बाद भी कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वो लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क अपवित्र माना जाता था। वर्णों के अलावा कुछ इनसे भी ज़्यादा निचले स्थान पर रखे गए जिन्हें अछूत माना गया। इनमें मतलब शवों को जलाने दफनाने वाले, भोजन संग्राहक और शिकारी, ये सब लोग आते थे। इन सभी के स्पर्श को अपवित्र माना गया। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। यानी उस टाइम पर भी कई ऐसे लोग थे जो समझते थे कि ये गलत है, उन्होंने इसका विरोध भी किया। तो अभी देखिए, कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ क्षत्रिय राजा ऐसे भी थे, वो इतने जानकार थे, वो मतलब वो इतना समझते थे कि वो मतलब पुरोहित को, मतलब खुद को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। मतलब उन्हीं राजाओं का यह मानना है कि वर्ण जो है वह जन्म आधार पर, मतलब जन्म निर्धारण पर ये सही नहीं है कि हाँ, जन्म के आधार पे, कार्य के आधार पर। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं मानते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। भाई ये तो बहुत सही सोचते थे। बट इसमें क्या है, इस उपमहाद्वीप में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमताएं बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो यही होता है ना कि मतलब जिनकी ज़्यादा वो होती है तो बाद में इन सभी इनकी बातों को दबा दिया गया, इनकी बातों को नहीं मान्य किया गया, इनको मतलब कोई भी वो नहीं दिया गया। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया। तो अभी हमने पढ़ा, इसके अंदर यहाँ पर जो कारण दिए गए हैं आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे समझ में आएगा। वर्ण व्यवस्था के विरोध के निम्नलिखित कारण थे, जैसे कि कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर वर्ण निर्धारण ठीक नहीं मानते थे। कुछ लोग का मानना था कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। तो यही सब बातें हैं।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद अभी आपको मानचित्र में देखने को मिलेंगे। तो पहले क्या होता था कि जो राजा होते थे वे जन के राजा होते थे, यानी कि कुछ जन यानी कुछ लोगों के राजा होते थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो संबंध बनाया गया है जन से जनपद का, तो यह संबंध यज्ञ के आधार पर बनाया गया है। जब उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े यज्ञ होने लगे तो उस समय जनपद का उदय हुआ। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। यानी पुरातत्वविदों ने जनपदों की बस्तियों में मतलब जैसे हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, पुराना किला, इनकी खुदाई की। ये मतलब प्रमुख स्थल हैं जनपद के। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को यह जानकारी मिली कि जनपद में जो लोग रहते थे वो झोपड़ी में रहते थे, साथ ही वो जानवरों को भी पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। तो मतलब उत्तर वैदिक काल से ही चावल, गेहूँ, धान ये सभी जैसी फसलें उसी टाइम से ही उगते हुए आ रहे हैं। ये सब खुदाई के दौरान हमें यह साक्ष्य मिले हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। तो लाल रंग के जो मिट्टी के बर्तन यहाँ पर उल्लेख किया गया है, ये अभी हमने पिछले अध्याय 2 और 3 में बहुत ही जमकर समझा कि हाँ, लाल मिट्टी से बने बर्तन होते थे और उनके ऊपर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। बट यहाँ पे कुछ नया मिलेगा। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। यानी कि ये जो खुदाई हुई अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर, पुराना किला, इन सभी के दौरान कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले। इन बर्तनों को चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में हैं। तो यहाँ पर इसी की बात की जा रही है। यही बर्तन जो है इसको चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। यानी कि ये जो हैं इसमें थाली और कटोरी मिली है, मटका वगैरह ये सब चीज़ें नहीं मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने थे। शायद इनका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए ही किया जाता था। हो सकता है भाई राजा थे अभी, मतलब यज्ञ के दौरान और भी लोगों को आमंत्रित करते थे, तो हो सकता है कि मतलब खास लोगों को मतलब खीर वीर परोसने के लिए किया जाता होगा। नेक्स्ट हेडिंग है महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। यानी कि ये जो जनपद थे यही जनपद बाद में महाजनपद में कन्वर्ट होते हैं। 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो आइए मानचित्र को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है मानचित्र 4, कुछ महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। तो हम पूर्व की दिशा से देखते चलेंगे। एक हो गया अंग, एक वज्जी का भी हमने स्टार्टर में ही बताया कि एक सूक्ष्म निरीक्षण करने वाले हैं। फिर मगध महाजनपद हो गया, इसका भी हम लोग सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे।
वैशाली हो गई, राजगीर हो गया, कौशाम्बी हो गया, कोसल हो गया, पांचाल हो गया, हस्तिनापुर हो गया, कुरु हो गया, और इधर आपका तक्षशिला हो गया, गंधार हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद हैं। यहाँ पर अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती है। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपने समृद्ध और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। राजा जो किलेबंदी करते थे, जो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करते थे, तो उससे बेनिफिट क्या होता था कि कुछ दिखावे में करते थे, अपनी मतलब समृद्धि दिखाने के लिए, कुछ मतलब शक्ति प्रदर्शन के लिए। साथ ही इसे एक बेनिफिट ये भी होता था कि किले के अंदर रहने वाले लोगों पर भी नियंत्रण बड़े बड़े अच्छे से हो जाता था, और मतलब उस क्षेत्र पर नियंत्रण, मतलब जहाँ तक किलेबंदी है वहाँ तक वो बहुत ही अच्छे से हर चीज़ मैनेज कर पाते थे। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर आप जितनी बड़ी दीवार उठाएंगे उतनी ही ज़्यादा ईंटें लगेंगी। अभी ईंट लगाओ या पत्थर, बट वो लगेंगे ही ना। हजारों स्त्री, पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, यानी कि जो किला बनता था, जब ये लोग मतलब बच्चे, स्त्री, पुरुषों, इन लोगों ने जब परिश्रम किया तो कई संसाधन भी आवश्यक होने लगे होंगे। तो अब राजा ने क्या किया, अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। पहले क्या था कि पहले जब किलाबंदी नहीं थी, इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, इतना संसाधन नहीं था, तो वैसे ही चलते था। मतलब राजा थे, कबीले के राजा जैसे भी थे वो चल जाता था। बट अब क्या है, अब राजा सेना रखने लगे। भाई अगर सेना रखेंगे तो सिपाहियों को वेतन तो देना ही पड़ेगा ना। तो वेतन के लिए क्या होता था, कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। आहत सिक्के क्या होते हैं, यानी एक मतलब ऐसा सिक्का जो मतलब उभरा उभरा होता है। जैसे समझ लो कि आप जैसे ईंट समझ लो कि ईंट बनाते हैं, तो ईंट पे ऐसे जैसे मारते हैं ना, उसकी जो भी उसका जो भी ढांचा होता है उस पे से प्रेस करते हैं तो उसमें एक ढांचा बन जाता है, मतलब उभरा उभरा जो निकलता है। ऐसे सिक्के होते थे, उनके ऊपर कुछ चित्र होते थे, मतलब वो उभरे होते थे, उन्हें आहत सिक्के कहते थे। इन सिक्कों के बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में अध्याय 9 में पढ़ेंगे। महाजनपद के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे। महाजनपद में जो राजा बनते थे और 3000 साल पहले ऋग्वेद में जो राजा थे वो उनसे किस प्रकार भिन्न थे, इनमें 2 अंतर बताने को कहा गया है। तो आई थिंक इसमें हमारा फर्स्ट अंतर ये हो जाएगा कि जो महाजनपद के राजा हैं वो महलों में रहते थे और उनकी बड़ी बड़ी राजधानियां भी होने लगी थी, और अब राजा के पास विशाल सेना भी थी। बट पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो महल था, ना राजधानी थी, ना ही सेना थी। तो यही 2 अंतर हैं। यह कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार पर अवशेष है। यह जो दीवार है यह कौशाम्बी किले की दीवार है, जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार के अवशेष हैं। इस भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। देख रहे हो भाई, 2500 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट हेडिंग है कर, यानी कि टैक्स। जनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी।
इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा अब लोगों द्वारा समय समय लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। ऑब्वियस है यार, जब राजा एक अस्थाई सेना रखेगा, बड़े बड़े किले बनवाएगा, तो उसे टैक्स तो लेना ही पड़ेगा। मतलब अगर वह टैक्स नहीं लेगा तो प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे संचालित करेगा। पहले क्या होता था कि जो मतलब लोगों द्वारा समय समय पर उपहार मिलते थे। पहले उतने खर्च भी तो नहीं थे ना, मतलब अब अगर वो उपहार दे रहे हैं, उपहार तो वो अपनी स्वेच्छा से देंगे, उसमें कोई आप डिमांड तो कर नहीं सकते, तो उनके ऊपर ये नहीं डिपेंड हो सकते थे। तो अब इन्होंने क्या किया, नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। प्रायः उपज का 1/6वां भाग 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 फैक्ट निकल के आ रहे हैं। पहला यह है कि यह जो कर लगाए जाते थे, यह वैसे तो सभी के लिए लगाए जाते थे। जैसे मतलब यहाँ पर कृषक का जिक्र किया गया है, कृषक, फिर यहाँ पर लोहार, सुनार, फिर व्यापारी, आखेटक, वैसे ये कर सबके लिए थे। बट किंतु फसलों पर लगाए गए कर सबसे इम्पोर्टेंट थे। तो इसका एक रीज़न यह था कि अधिकांश लोग कृषक थे। तो ये जो कृषक होते थे, कृषकों को मतलब अधिकांश लोग जो कृषक होते थे, तो ये जो फसलों को उपजाते थे, मान लो कि 60 बोरी धान या गेहूँ कुछ भी मान लो इन्होंने उपज किया, तो उनमें से 1/6 यानी कि 10 बोरी राजा को टैक्स के रूप में देना होता था। अभी समझो कि उन्होंने कोई भी फसल उपजाई, उन्होंने उसको सेल आउट किया, उनको 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 1 रुपये राजा को कर के रूप में उन्हें देना होता था, जिसे भाग कहा जाता था। फिर अगला क्या है, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि बुनकर, लोहार, सुनार, मतलब इन सबको राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। यानी कि कारीगर जो होते थे, जो बुनकर, लोहार, सुनार, ये सब इनके ऊपर भी कर था, बट ये अपना कर जो है महीने में 1 दिन राजा के लिए निःशुल्क काम करके अपना कर ऐसे चुका देते थे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देने पड़ते थे। यानी व्यापारी जो थे, वो जो भी सामान क्रय विक्रय करते थे, उनसे जो भी उनको प्रॉफिट होता था, वो उनको कुछ ना कुछ परसेंटेज राजा को कर के रूप में देना होता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जैसे राजा जब यज्ञ के दौरान बाघ की खाल पर बैठते हैं, तो ये सब चीज़ें आखेटक और संग्राहक ही ला के देंगे ना, कृषक और मछली पकड़ने वाले ये सब तो देंगे नहीं। तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि भाग का मतलब उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो भाग क्या था? भाग एक प्रकार का कर था। स्पेशली यह कर जो है स्पेशली किसानों पर लगाया गया था, यानी कृषकों पर लगाया गया था, जिसमें होता क्या था कि उन्हें अपने फसलों की 1/6 हिस्सा मतलब राजा को देना होता था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं भाग पूछा जाए तो भाग भी मतलब कर का एक नाम है। यह है आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे। तो अभी हमने बताया शिकारी तथा खाद्य संग्राहक राजा को जड़ी बूटियाँ, बाघ और मतलब जानवरों की खालें, हाथी दांत इत्यादि यही सब चीज़ें देते होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कृषि में परिवर्तन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि में परिवर्तन। तो हेडिंग से ही यह सीधा आशय है कि कृषि में कुछ परिवर्तन हो रहा था, यानी इस क्षेत्र में नई क्रांति आ रही थी। तो चलिए पढ़ते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए।
पहला यह था कि हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जाता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। तो उस टाइम पर जो खुदाई के लिए लकड़ी के हल यूज किए जाते थे वे अब लोहे के बनने लगे। इससे हुआ क्या कि खेतों में गहरे स्तर पर जुताई होने लगी, जिससे फसल में वृद्धि हो गई। और दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया। पहले क्या होता था कि खेतों में ऐसे डायरेक्टली बीज बीज छिड़क देते थे धान का भी, और वो उतना उपज नहीं पाता था। बट अब उन्होंने दूसरा परिवर्तन ये किया कि छिड़कने के बजाय धान की पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमकर करते थे। तो रोपण क्या है कि मतलब जैसे आज जैसे यानी आज क्या है कि अगर आप लोगों को पता है आज धान की खेती की जाती है तो उसमें सबसे पहले बीज को भिगो कर रखेंगे। उसमें छोटे छोटे आँखें टाइप के निकलते हैं। फिर बीज को एक समतल पानी से डूबे हुए खेत में डाल दिया जाता है और इसमें मतलब लगातार सिंचाई की जाती है। और बीज निकलने के बाद उसे वहाँ से मज़दूरों द्वारा उसे वहाँ से निकाल कर दूसरे खेत में बिठाया जाता है। इस प्रक्रिया को धान की रोपाई कहते हैं। तो उन्होंने यही चेंजेस लाए इसमें कि पहले छिड़क देते थे, बट अब इस प्रोसेस को वो फॉलो करने लगे। तो यहाँ पे लास्ट हेडिंग है हमारी सूक्ष्म निरीक्षण। तो चलिए मगध दिया गया है, मगध का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। यहाँ इस पैराग्राफ में हम मगध और वज्जी 2 महाजनपदों का अध्ययन करेंगे। तो मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। तो अभी हमने मानचित्र में देखा कि वज्जी और अंग यानी पूर्व की दिशा में वज्जी और अंग के बगल में मगध है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो जो गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर बहती थी, इससे यह लाभ हुआ कि उनको यातायात की सुविधा थी, जल वितरण की सुविधा थी, यानी खेती वगैरह करने के लिए जल का भरपूर इस्तेमाल कर सकते थे, और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी उपयोगी थी ये नदियाँ। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि मगध 200 साल के भीतर महत्वपूर्ण जनपद कैसे बना, साम्राज्य कैसे बना। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यानी कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और यहाँ जो हाथी वगैरह जो मिलते गए, इन्हें हाथियों को प्रशिक्षित किया गया और इनको सेना में ले लिया गया। जंगलों को और भी बहुत सारे लाभ मिलते थे, जैसे कि जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती थी। यानी कि जैसे जंगलों से प्राप्त लकड़ियों से उनका इस्तेमाल करके घर बना लेते थे, गाड़ियाँ बनाने के लिए उनका इस्तेमाल हो जाता था, फिर रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो ये सभी जो रीजन्स हैं ये बहुत ही एक कोई भी सिटी कोई भी जनपद हो, उनको एक डेवलप बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यह था कि इस क्षेत्र में अयस्क की खदानें थी, लौह अयस्क की खदानें थी। भाई सिंपल है, जहाँ पर लोहा है वहाँ पर मजबूत औजार और हथियार तो बनेंगे ही।
तो यही सब रीजंस थे कि मगध 200 सालों के भीतर महत्वपूर्ण जनपद कैसे बन गया, कैसे इतना साम्राज्य उसका फैला। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। मगध के जो शक्तिशाली शासक थे, जो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, महत्वपूर्ण, बिंबिसार और अजातशत्रु, ये अन्य सभी जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैलाया था। वैसे तो बिंबिसार और अजातशत्रु यानी अजातशत्रु का ही नाम लिया जाता है, बट महापद्मनंद भी ऐसे एक शासक थे जिन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैलाया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी थी। बाद में पाटलिपुत्र यानी आज का जो पटना है वो आज यहाँ के राजधानी बनाया गया। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी। इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी। चलिए आगे देखते हैं। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनियों का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो सिकंदर है वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के सभी राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में किस नदी के किनारे तक पहुंचा था? ब्यास नदी के किनारे तक पहुंचा था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, यानी कि सिकंदर के सिपाहियों ने ही उसे इनकार कर दिया। वे जो सिपाही थे वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो अगर वो यहाँ तक मतलब इतना सब कुछ कवर करते हुए यहाँ तक आया, यहाँ तक लौट गया, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, मगध के शासक कितने शक्तिशाली थे। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट जनपद है वज्जी। तो चलिए अब इसके बाद हम वज्जी महाजनपद के बारे में मतलब देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक में वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। अभी हमने मगध के बारे में पढ़ा तो मतलब वह जैसे कि वह एक मतलब राजतंत्र था। तो वज्जी में क्या है, वज्जी में एक अलग प्रकार की व्यवस्था थी जिसे हम गढ़ या संघ तंत्र कहते हैं। अभी मतलब ठीक इसके पहले हम लोगों ने मगध के बारे में पढ़ा कि मगध में राजाओं का तंत्र था यानी राजतंत्र था, और इसमें गणतंत्र है। यहाँ पर गढ़ और संघ के बारे में बताया गया है, बॉक्स दिया गया है। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ अर्थात संगठन या सभा होती थी। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जैसे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे एक कोई बिजनेस डाल रहा है कोई, तो उसमें जो भी मतलब जितने भी पार्टनर होते हैं सभी मतलब ओनर माने जाएंगे ना। तो जैसे यहाँ पे जो भी राज्य होते थे जो भी राज्य होते थे उसके जो छोटे छोटे जो भी डिवाइडेड जो एरियाज थे उनमें जो भी शासक करते थे वे सभी राजा कहलाते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकर
इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि स्त्रियों को हमेशा मतलब पीछे ही रखा गया है। यहाँ मतलब स्त्रियों को, दास को, इन सभी लोगों को, इन सभी मतलब किसी भी सभाओं में मतलब किसी भी चर्चा परिचर्चा में शामिल नहीं किया जाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। एक आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। जैसे बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि संघ या गण से संबंधित थे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अजातशत्रु, बिंबिसार, इन सब के साथ बुद्ध तथा महावीर भी इन सब से संबंधित थे। आगे देखते हैं। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। यानी दीघ निकाय जो है वह एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। यह 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ, यानी मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वज्जी संघ को अजातशत्रु यानी कि मगध का जो शासक था उसने वज्जी को कैसे हराया। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी की सभाएं नियमित रूप से चलती हैं, सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तो उसने जवाब दिया कि हाँ। तो उन्होंने उनको बताया कि जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंदी नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ, वज्जी संघ के जो मतलब वज्जी संघ को आप हरा ही नहीं सकते। अगर उनमें ये सभी क्रियाएं हो रही हैं, मतलब कि जैसे उनमें ये क्रिया हो रही, पारंपरिक नियमों का पालन कर रहे हैं, आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, सभाएं चला रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, लोगों की बातों को सुन रहे हैं, तो अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो आप उनको हरा ही नहीं सकते। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों के गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, जिसके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे। तो कहने का मतलब ये इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था ये, और सभी सभाएं खत्म हो गई, बट ये जो है आज से 1500 साल पहले तक चल रही थी, मतलब ये सबसे ज़्यादा चली है। वो तो बाद में गुप्त शासकों ने इसको मतलब विजय करके इसको अपने अंदर ले लिया। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये कुछ अन्यत्र चीज़ें दी गई हैं, बच्चों के लिए आई थिंक इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं, जैसे राजा, अश्वमेघ, वर्ण। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे झटके में नहीं पढ़िएगा। राजा मतलब राजा तो ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ के बारे में देखो कितनी बड़ी समरी दी गई है। अश्वमेघ की क्या प्रक्रिया है, राजा को मतलब यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ते हैं, ये वगैरह जो भी है। वर्ण तो आप जानते ही हैं, मतलब 4 भागों में विभक्त है, बट वर्ण को कितना डेप्थ में यहाँ समझाया गया, तो ध्यान रखिएगा। वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण यानी कि धान की रोपाई, गढ़ अथवा संघ, प्रजातंत्र, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट शब्द हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, आओ याद करें। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, सही या गलत बताओ।
क अश्वमेघ के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बताओ बताओ जल्दी बताओ कि मतलब जो राजा अपने क्षेत्र अपने इलाके में अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा के घोड़े को आने देते थे उनको आमंत्रित किया जाता था। हाँ किया जाता था, और वो उपहार भी लेके जाते थे। तो ये हमारा सही हो गया। मतलब अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा को अश्वमेघ के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये एग्जैक्टली सही है। और सेकंड है ख राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। नहीं भैया, सारथी नहीं करता था, वो पुरोहित करते थे। ये गलत है। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पुरातत्वविदों ने जब खुदाई की तो उन्हें दिल्ली उत्तर प्रदेश के दिल्ली में और हस्तिनापुर के अतरंजी खेड़ा में उन्हें झोपड़ियाँ मिली थी। झोपड़ियों के साथ साथ उन्हें मतलब जानवर भी मिले थे, साथ ही कुछ फसलें भी मिली थी, चावल गेहूँ मतलब ये सब जो है। तो ये गलत है, बस्तियाँ नहीं मिली थी, झोपड़ियाँ मिली थी। फिर नेक्स्ट है चित्रित धूसर पात्रों को अनाज रखा जाता था। नहीं, ये पात्र जो होते थे इनमें थाली और कटोरियाँ ही मिली हैं। तो ये बहुत पतले होते थे और बहुत डिजाइन बनाए गए होते थे। ये ऐसा लगता है जैसे किसी विशेष अवसर पे ही इस्तेमाल होते थे। तो अनाज बनाने के लिए तो वो लाल मिट्टी के बर्तन यूज करते थे ना, वो जो बड़े वाले पात्र होते थे लाल मिट्टी के बर्तन होते थे, उनके ऊपर वो काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। फिर नेक्स्ट क्या है, महाजनपदों में बहुत से नगर किलेबंद थे। हाँ ये सही है, महाजनपद में बहुत से नगर किलेबंद थे। जो मतलब राजा होते थे अपनी समृद्धि को दिखाने के लिए, अपने क्षेत्र को प्रॉपर तरीके से कवर करने के लिए, ये सब करने के लिए वो किलेबंद करते थे। इनमें क्या है, नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द भरो। है ये कैसे है भैया? इनमें सिंपल है, मतलब इनको ऐसा जिनको जहाँ मन करे वहाँ पे भर दो, ऐसे भरना है। महाजनपद का राजा एक मतलब मिडल जो होता है, मेन मुख्य जो होता है महाजनपद का राजा होता है। फिर उसके बाद कृषक हो गए, व्यापारी हो गए, शिल्पकार हो गए, पशुपालक हो गए, आखेटक संग्राहक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? तो इसका एक सिंपल आंसर है कि समाज में जैसे शूद्र समूह के जो वर्ग जो लोग थे वो मतलब सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे, तथा महिलाएं जो होती थी उनको भी मतलब सभा में हिस्सा नहीं मिलता था। फिर यहाँ पर आगे देखेंगे, ये दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे नए शासक, ये जो नए शासक की जो प्रक्रिया आई ये लगभग 3000 साल पहले आई, और महाजनपद जो बने वो भी लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण दीघ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले हुआ। जो मेसोडोनिया का जो शासक था सिकंदर, जो आक्रमण किया वो कब किया? 2300 साल पहले। तो वही सब चीज़ें हैं। गण या संघ राज्यों का अंत कब हुआ? लगभग 1500 साल पहले। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आओ करके देखें। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? तो यार सिंपल है कि महाजनपद के राजाओं द्वारा किले के निर्माण करने के कुछ कारण थे। जैसे मतलब कुछ राजा बाहरी राजाओं के आक्रमण के भय से अपनी सुरक्षा के लिए किले बनवाते थे। तो साथ ही कहीं कुछ ऐसे भी राजा थे जो अपने शक्ति तथा समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए भी किले का निर्माण करते थे। तो यही सब चीज़ें हैं। और नेक्स्ट है, आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी? तो मतलब यार आज के शासक जो हैं आम जनता के द्वारा चुने गए मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं, परंतु जनपदों में कुछ कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा बन जाते थे। सिंपल है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।
आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो ये जो एनसीईआरटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप मतलब देख लिया करो एक बार। ये बहुत ही मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय 6 के साथ, नए प्रश्न नए विचार को लेकर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।